अब तुम लोग मत शिकायत करो, ठीक है। उसको भगवान बुद्धि कम दिया है, दिमाग तौल के कम दिया है, तुमको ज्यादा दिया है। होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। जैसे मैं जब से यहाँ खड़ा हूं ना, आप में से कई सोच रहे कि बस अब गिरेगा तो मजा आएगा। नहीं, बेटों को पढ़ाएंगे। बेटी देखिए बोल रही है कि बेटा को पढ़ाएंगे लेकिन बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। मतलब जो पढ़ाई छोड़ने आया था, जो बदला लेने के लिए निकलने आया था कि मेरे परिवार के संग ऐसा हुआ है, हम मार देंगे लेकिन अब छोड़ेंगे नहीं उसको, हम पढ़ाई छोड़ने आए हैं। और बिहार को आगे ले जाने का मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखाई पड़ता है। जय बिहार, जय मंदार। तो ये दुनिया दगा देती है, सजा देती है और मजा लेती है। सिर्फ दो ही हैं जो सिखाते हैं। हमारा बिहार आज कई मामलों में पिछड़ गया। बांका के प्यारे लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। वेरी वार्म हार्टेड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एंड आई विश यू ऑल टू प्ले अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ। क्या आपको लगता है कि अगर आपको सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, सही गाइडेंस दी जाए, सही दिशा बताई जाए, तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं? मेहनत के लिए तैयार हैं? अगर आप मेहनत के लिए तैयार हैं तो आज का दिन याद रखिए, ये दिन आपके लाइफ में एक हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा जोश के साथ ये स्पीकर को आपको बीट करना है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये हुई ना बात। देखो, मैं आज सुबह बांका पहुंचा, मैंने एक चीज तस्वीर ली, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और मैं वो रोचक चीज जो मुझे देख करके बहुत कौतूहल हुआ, और ये ऐतिहासिक धरती है बांका की। हमारा बिहार आज कई मामलों में पिछड़ गया, लेकिन यही बिहार एक समय में इस देश का आधार था। ये बिहार और यहाँ की ये ज्ञान की भूमि है बिहार। ये अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र बिहार ने दुनिया को दिया, और यहाँ बिहार से मगध साम्राज्य का संचालन होता था। और इस बिहार में आज अगर हम पिछड़े हैं तो हमको लगता है कि संभावना इस बात की है कि जो कभी आगे था वो अगर कभी पीछे हो गया तो वो वापस आगे जा सकता है। लेकिन हमें इस सोच पे, हमें इस पर अमल करना होगा। और बिहार को अगर आगे जाना है, जाना तो है, अगर इस देश को आगे बढ़ना है तो बिहार को भी आगे बढ़ना होगा। अगर बिहार पीछे रह जाएगा तो भारत आगे नहीं जा सकता है। और बिहार को आगे ले जाने का मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखाई पड़ता है, सिर्फ एक रास्ता दिखाई पड़ता है। और मैं बहुत स्पष्ट कहूं, उस रास्ते पे अभी हम चल नहीं रहे। बिहार में 4 करोड़ युवा हैं, 4 करोड़ नौजवान हैं। ये राज्य नौजवानों का, युवाओं का राज्य है। हमारी आबादी में युवा अधिक है, बुजुर्ग और बच्चे कम हैं। मतलब हम डेमोग्राफिक रूप से भारत अगर युवा देश है तो भारत में भी सबसे युवा राज्य कौन सा है? बिहार। तो युवा जो होते हैं वो किसी भी प्रदेश की, किसी भी राज्य की, किसी भी देश की तकदीर और तब्दीर को बदल सकते हैं। लेकिन बिहार का युवा अगर सही राह पे नहीं चलेगा तो वो बिहार के लिए एसेट बनने के बजाय, बिहार के लिए संपत्ति बनने के बजाय, वो बिहार के लिए लाइबिलिटी, वो जिम्मेवारी बन सकता है, वो देनदारी बन सकता है। और ये गलती हमसे ना हो जाए। आज 4 करोड़ युवा है। कोई बोलता है कि हम 10 लाख को जॉब देंगे, कोई बोलता है हम 20 लाख को जॉब देंगे। हमको तो 4 करोड़ जॉब चाहिए। 10 लाख को और 20 लाख को जॉब मिलने के बाद भी 3 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार रह जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें वो रास्ता चुनना होगा जिस रास्ते से 4 करोड़ लोगों का भला हो सके। और क्या सरकारी जॉब के माध्यम से, क्या किसी भी सरकार के द्वारा सरकारी जॉब के माध्यम से यह संभव हो सकता है कि 4 करोड़ जॉब दे दी जाए? ये संभव नहीं हो सकता है। तो फिर हम अपने युवाओं को उस तरफ क्यों ढकेल रहे हैं? जो राज्य सफल हुए इस देश में, मान लीजिए दक्षिण के राज्य आज सफल हो गए, पश्चिम के राज्य गुजरात, महाराष्ट्र आज सफल हो गए, तो क्या वहां के युवा जो हैं, वहां का जो यूथ है, वो सरकारी जॉब पा करके सफल हो रहा है? तो फिर जो रास्ता वहां पर सफलता ला सकता है, वही रास्ता हमारे यहां पर सफलता क्यों नहीं ला सकता है? हम आखिर प्रयास तो करें। थोड़ी सफलता मिलेगी लेकिन कुछ तो मिलेगी। 30,000 छात्रों को द करियर कैटलिस्ट जब हमारा संस्थान था, उस माध्यम से हमने जॉब से जोड़ा। और आज हमारे जो 4 कॉलेजेस हैं, वहां पर आप जिस भी कंपनियों का नाम सुनते होंगे, मुझे तो ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि मैंने सर जब सिमेज में आया था मुझे पता ही नहीं था कि विप्रो क्या है। विप्रो कोई कंपनी है कि विप्रो कोई खाने का सामान है, क्या है?
मैं नहीं जानता था। आज वो एक सीनियर इंजीनियर है, वो बड़ी कंपनी में है। आज हमारे बच्चे, मैं अगर विप्रो का नाम लिया अभी आपके बीच, तो विप्रो में ही हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सर ने बताया सूरज प्रकाश ऑस्ट्रेलिया में है। अंकित राज, उसका वीडियो अभी इसी सप्ताह डला है सिमज के यूट्यूब पेज पर। अंकित राज जो है वो क्या नाम है, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड की राजधानी है ज्यूरिक, वो ज्यूरिक में है। उसका वीडियो आप जाकर के सिमज के पेज पे देखिए। बच्चियों को मैं नाम लूंगा समीक्षा गुप्ता का। समीक्षा गुप्ता टेक्सास में है, अमेरिका में है। इसी तरीके से प्रियंका हमारी बच्ची, वो टीसीएस में है, वो मिशिगन में है। हमारी बच्ची दिशी जो विप्रो में जॉब कर रही थी, आज वो रैक्सपेस में लंदन में जॉब कर रही है। हमारी बच्ची स्वाति, वो भी विप्रो में जॉब कर रही थी, वो अभी जेपी मॉर्गन चेज, ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी बैंकिंग कंपनी है, ग्लासगो यूके में वहां जॉब कर रही है। काम हो रहा है, बिहार में भी काम हो रहा है। इस काम को गति देने की जरूरत है। जय बिहार, जय मंदार। तो ये मंदार और मंदार पर्वत ऐतिहासिक धरोहर, ये हमारे धर्म से, ये हमारे सनातन से जुड़ी हुई धरती है। और इसी मंदार पर्वत में ये जो कुंड की तलहत्ती में आप ये देख रहे हैं, ये शंख, जिसको कि रिसर्च में ये कहा गया कि ये विष्णु भगवान का 5 जन्य शंख है। तो अगर विष्णु भगवान का 5 जन्य शंख मंदार की भूमि में है, और वो मंदार पर्वत जिसका प्रयोग समुद्र मंथन के लिए किया गया था, जब मंथन होता है तो अमृत निकलता है और विष भी निकलता है, तो ये मंदार की भूमि, यहां से शंखनाद होना चाहिए कि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो हमारा नौजवान जिम्मा लेगा। हमारे नेताओं के भरोसे बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। जब एक एक नौजवान आगे बढ़ेगा, जब लड़कियां आगे बढ़ेगी, तब बिहार आगे बढ़ेगा। तो युवा आगे बढ़ेंगे, युवा आगे बढ़ेंगे तब बिहार आगे बढ़ेगा। यह संकल्प चाहिए। जब बिहार का, देखिए मैं अभी एक शिक्षक हूं और एक बहुत साधारण शिक्षक हूं, लेकिन एक बहुत महान शिक्षक को मैंने देखा। मैंने देखा एपीजे अब्दुल कलाम को, मैंने उनको देखा। वो महान शिक्षक, महान वैज्ञानिक, एक महान युग नेता, युग पुरुष, और उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय सिर्फ एक कार्य के लिए समर्पित कर दिया। वो एक कार्य, वो क्या कर रहे थे, वो अपने जीवन के पूरे उत्तरार्ध में राष्ट्रपति बनने के बाद से सिर्फ और सिर्फ एक मिशन पे लगे हुए थे। क्या मिशन था उनका? वो घूम घूम करके पूरे भारत में युवाओं को प्रेरित कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे कि युवा शक्ति जो हमारे देश की है, जब ये जागेगी, जब ये जिम्मेवार बनेगी, जब ये अपने आप को गढ़ेगी, तैयार करेगी, तब जाकर के भारत तैयार होगा। तो इस बिहार को अगर हमको अपना कर्ज चुकाना है, इस मिट्टी में जन्म लिए हैं, इस मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मैं कुछ ना कर सकूं, अगर मैं तुम्हें थोड़ा प्रेरित कर दूं तो मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी कुछ भूमिका होगी और बिहार को तुम आगे लेके जाओगे और तुमको आगे बढ़ाने में मेरी प्रेरणा शायद थोड़ा काम करेगी। मैं यही चाहता हूं। और हर एक शिक्षक जिनसे आप पढ़ते हैं, जिनसे आप कुछ ज्ञान लेते हैं, उसके जीवन का यही सबसे बड़ा ध्येय होता है कि अपने छात्र को कुछ आगे बढ़ा दे। शिक्षक के जीवन में और कुछ नहीं है। वो अपने घर परिवार के बच्चों को बाद में देखता है, वो अपने पढ़ा रहे जिन छात्रों को पढ़ा रहा होता है उनको पहले देखता है। और जब तुमको सफलता मिलती है, जब तुमको सफलता मिलती है, तुम्हारे मित्र कम खुश होते हैं, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे शिक्षक ये ज्यादा खुश होते हैं। इस बात को तुम मानना, समझ रहे हो ना? दुनिया दगा देती है, सजा देती है और मजा लेती है। दुनिया दगा देती है, मजा लेती है और सजा देती है। सिर्फ दो ही हैं जो सिखाते हैं। कौन? माता पिता और गुरु। और यही तुम्हारी सफलता की कामना करते हैं और तुम्हारी सफलता को अपनी सफलता मानते हैं, माता पिता और शिक्षक। बाकी अन्य सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि तुमसे ज्यादा सफल वो हो जाएं, और पिताजी सोचते हैं कि मेरे से ज्यादा सफल मेरा बेटा हो जाए। और शिक्षक भी, आज हमारे बीच पोद्दार सर हैं, प्रदीप सर हैं, इनके अनेक छात्र, और मैं अपने को भी गिन लूं, मेरा अनेक छात्र और छात्राएं ऐसे हैं जो मुझसे कई गुना अधिक सैलरी कमा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 1.25 करोड़ अगर मेरे छात्र को मिल रहा है पैकेज, तो मतलब खुशी मेरे को उससे कम नहीं होती है।
ठीक है, नहीं मुझे उतना तनख्वाह चाहिए, लेकिन मेरी खुशी जो है वो वहाँ पर उस बच्चे से कहीं कम नहीं है। और ऐसे ऐसे जितने बच्चे तैयार होंगे उसके माध्यम से भारत जो है आगे बढ़ता है। 2012 में आखिरी बार मैं पटना से बाहर निकल के सेमिनार लिया था। पढ़ा तो रहा हूँ लगातार, क्लासेस ले रहा हूँ लगातार, लेकिन जिले में जा करके सेमिनार लेने का मेरा एक मिशन और ध्येय मैंने शुरू किया था। और वर्ष 2008, 9, 10, 11, 12, 5, 6 साल तक मैं हर महीने 2 जिले में जाता था और सेमिनार लेता था। 12 के बाद यानी लगभग अभी कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। तो ये मैं 12 साल के बाद आज मंच पर चढ़ के सेमिनार ले रहा हूं। मुझे इसकी बहुत प्रसन्नता है और मुझे वही पुराना दृश्य याद आ रहा है जब बच्चे चमकती आंखों के साथ आते थे। छपरा, सिवान, गोपालगंज और इधर मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, इधर जमुई। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं और मुझे लग रहा है कि मुझे अधिक से अधिक ये कार्य करना चाहिए। ये बीजारोपण का कार्य है। किसान बीज रोपता है ना, और फसल अच्छी आए इसके लिए बीज रोपता है। शिक्षक जो है वो सपने रोपता है कि सपने रोप दो, उसके बाद अपने आप वो खलेंगे और सपने बड़े होंगे। तो मैं आज सपने रोपने आया हूं, सपने देने आया हूं। तुम लोग सपने ले जाओ और फिर उन सपनों पे काम करो और अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने जिला को, अपने राज्य को तुम गर्व का मौका दो। ये सपना तुमको मैं देना चाहूंगा आज। तो बिहार की कहानी लिखेंगे बिहार के युवा और बिहार ज्ञान की भूमि। हमने इस बारे में बात की, आप जानते हैं। लेकिन आज की क्या स्थिति है? जो ज्ञान की भूमि थी वहां से ज्ञान लेने के लिए भारत के हर एक राज्य में लोग जा रहे हैं। हर एक राज्य के कॉलेज में, हर एक राज्य के विश्वविद्यालय में आपको बिहार का छात्र मिल जाएगा। बिहार के विश्वविद्यालयों में बाहर के छात्र शायद आपको जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन बाहर के हर विश्वविद्यालय में आपको बिहार का छात्र मिल जाएगा। ये हमारी इच्छा है कि ये हमारी मजबूरी है? ये हमारी मजबूरी है। इस मजबूरी से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं, ऐसे अनेक विश्वविद्यालयों में मैं गया जहां पढ़ाने वाले शिक्षक बिहार के, पढ़ने वाले छात्र बिहार के। यहां तक कि मैं एक ऐसे कॉलेज में गया जिस कॉलेज के फाउंडर डायरेक्टर वो बिहार के, टीचर बिहार के, बच्चे बिहार के, कॉलेज पुणे में। बिहारी फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, ट्रस्टी हैं, और कॉलेज कहां है? पुणे में। तो क्या आवश्यकता है कि बिहार के बच्चे बिहार के शिक्षकों से पढ़ने के लिए बिहार से बाहर जाएं? जो भी अच्छा शिक्षक होगा वो तभी पढ़ा पाएगा जब छात्र शिक्षक को देखता है। तो टीचर्स की आंख में देख करके पढ़ाई किया करो। पढ़ते वक्त उनकी आंखों में देखो, तुम्हारी आंखें अपने आप बोल देती है कि समझ गए कि नहीं समझे, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टीचिंग का। अभी यहाँ इतना बड़ा हॉल है, हम सबसे पीछे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन पीछे वाला भी उसको देख के समझ जाते हैं कि हाँ सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। और एक रिक्वेस्ट, मेरी बात को तुम लोग अपने कान से मत सुनना, ध्यान से सुनना। कान में बहुत सी आवाजें आएंगी, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो बात दिल में उतर जाएगी, और जो बात दिल में उतर जाएगी वो जीवन में काम आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? मेधा शक्ति, कौशल, श्रम शक्ति, बुद्धि, हमारा हुनर और हमारी मेहनत, ये तीनों बिहार को बनाने में नहीं लगे हैं। अगर तमिलनाडु में फैक्ट्री चल रहा है तो श्रम शक्ति बिहार की, अगर महाराष्ट्र में कोई काम हो रहा है तो श्रम शक्ति, कौशल, अगर सॉफ्टवेयर बन रहा है बेंगलोर में तो कौशल बिहार का। समझ रहे हैं? ज्ञान, कौशल और श्रम तीनों जा रहा है कहां से? बिहार से, और निर्माण हो रहा है बाहर। इस तरह से राज्य का निर्माण कैसे होगा? मैं कहता हूं कि पलायन तो हो रहा है। पलायन अच्छा है, बुरा है, यह बहस का विषय है। मैं मानता हूं बहुत बुरा नहीं है। यहीं रहो और काम ना करो, इससे अच्छा है कि बाहर जाओ, अच्छा काम करो। लेकिन बाहर जाओ किस लिए? अगर बिहारी नौजवान एटीएम में गार्ड बनने के लिए जाएगा, अगर ड्राइवर बनने के लिए जाएगा, अगर वो किसी छोटे मोटे कार्य को करने के लिए सड़क पर वो जो तरह तरह के स्ट्रीट वेंडर बनते हैं या मजदूरी का काम करते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, इस तरह के कार्य के लिए जाएगा जिसमें कम कौशल की आवश्यकता है, जिसमें अधिक ग्रोथ की संभावना नहीं है, तो इससे बिहार का या उससे उस बच्चे के परिवार का भला नहीं हो पाएगा। हम बाहर जाएंगे, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तो हम जाएंगे मैनेजर बनने के लिए, हम बाहर जाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, प्रोग्रामर बनने के लिए, डेवलपर बनने के लिए, हम जाएंगे स्टार्टअप फाउंडर बनने के लिए। हम क्यों बाहर जाएंगे हेल्पर बनने के लिए और मजदूर बनने के लिए? हम प्रोग्रामर बनने के लिए नहीं जा सकते हैं।
आज अगर भारत में आपने सुना बैंगलोर एक विकसित शहर बना, आपने सुना गुड़गांव विकसित हो रहा है, आपने देखा पुणे विकसित हो रहा है, चेन्नई विकसित हो रहा है, तो ये जो शहर विकसित हो रहे हैं और जो भारत में आज सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स का है। तो भारत में अगर आज सबसे ज़्यादा डॉलर आ रहा है विदेश से तो वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ रहा है। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को कौन चलाते हैं? जो हमारे जो प्रोग्रामर्स हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं। तो क्या वो ज्ञान प्राप्त करके आप उस इंडस्ट्री में जॉब करके अपना और अपने परिवार का भविष्य बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? तो ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, इस ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, हुनर है, वो आगे बढ़ रहा है और वो अपना अपने परिवार का भविष्य बदल रहा है। तो आपको तो अब उससे अपने आप को जोड़ना होगा। अब मैं यहां पर एक चीज देखता हूं, जब मैं बच्चों को देखता हूं मुझे समझ में आता है कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? उनको स्कूल में सही से शिक्षा नहीं मिली। जब आप उनको स्कूल में सही से शिक्षा नहीं दिए तो अचानक से कॉलेज में आप उनको कैसे परिवर्तन ला सकते हैं? आप ऐसा क्या कर दीजिएगा कि वो बच्चा जो स्कूल में सही से नहीं पढ़ पाया वो कॉलेज में आमूलचूल परिवर्तन कर दे? ये अत्यंत मुश्किल कार्य है, अत्यंत मुश्किल कार्य है। जो शिक्षक यहाँ पर हैं, 12वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो मानेंगे इस बात को कि अगर बच्चे का स्कूल में पढ़ाई कमजोर हो जाता है, टीचर का काम क्या हो जाता है? बहुत कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन असंभव नहीं होता है, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। आपका अंग्रेजी कमजोर है, आपका गणित कमजोर है, कोई बात नहीं। रेस हमेशा खरगोश नहीं जीतता है। इतिहास गवाह है, कछुआ रेस जीतता है। कछुए को सतत प्रयास करना होगा। कछुआ अपने आप को कमजोर मान के अगर बैठने लग जाएगा तो कछुआ कभी रेस नहीं जीतेगा। सतत प्रयास करने वाले गांव के बच्चे जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अपने आप के बारे में घमंड रखने वाले, अपने आप के बारे में गलतफहमी रखने वाले खरगोश रेस हार जा रहे हैं। ये मैं लगातार देख रहा हूं। मेरे मन में एक बच्चा का नाम याद आया, अभिनंदन यादव। वो बच्चा मुझे अभी आप लोग से बात करते करते याद आ गया। यहाँ का तो नहीं है, सहरसा का है। सहरसा में एक गांव है तितरी। अभिनंदन के पिताजी की मृत्यु, दुखद मृत्यु, क्लास 9-10 में था तब हो गया था। तो उसके पिताजी नहीं थे। अब ये बच्चा मैं बता रहा हूँ, जो कहते हैं ना झोपड़ पक्का छत जिसका, पता नहीं आप में से ऐसा कोई यहाँ छात्र आया है कि नहीं जिसका घर का छत पक्का नहीं हो। इसके घर का छत पक्का नहीं है। इसने तस्वीर भी दिखाई है, एक वीडियो है जिसमें इसकी माता जी की भी उस वीडियो में आई है और उसने अपने कैमरा पे अपने कंप्यूटर पर अपने घर की तस्वीर दिखाई है जो तितरी गांव में है। ये बालक आज नोएडा में रहता है। एमडॉक्स जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहां पर अभी जॉब कर रहा है। मेरे संस्थान सिमेज से इसने BCA का कोर्स किया। इसको विप्रो कंपनी में पहला जॉब मिला 6 लाख के पैकेज पर। ठीक है, 6 लाख के पैकेज पर, मतलब सालाना उसको 6 लाख की सैलरी। मंथली कितना हुआ जी? 50,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह पर, है ना। और आज इसका तनख्वाह 22 लाख रुपये प्रति वर्ष है। ठीक है, कुछ 4-5 साल हुए सिमेज से पास आउट हुए। और अब अभिनंदन जो है, इसने दिल्ली में अपना खुद का पक्का मकान, ऑब्वियसली दिल्ली में तो इतने बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, पक्का ही मकान होगा, ये क्या बोलना। लेकिन इसने अपना खुद का मकान बनाया, गृह प्रवेश किया, मुझे आमंत्रित किया। मैं जा तो नहीं पाया लेकिन मैंने अपनी शुभकामनाएं भेजी और मुझे ये खुशी हुई और मुझे यहाँ पे रूपांतरण दिखाई पड़ा। अब उसने गांव का मकान को भी पक्का कर लिया, है ना। और जो उसका घर था, उसने बताया उस गांव में साल में 6 महीना बाढ़ आती है। सहरसा और दरभंगा के बॉर्डर पे वो गांव, कोशी नदी के उसका वहाँ पे बाढ़ आता है। और आज उसका इतना, मतलब उसने अपनी छोटी बहन की शादी करवाई, उसने दिल्ली में मकान बनाया। तो ये परिवर्तन का एक माध्यम है, ये सशक्तिकरण का एक माध्यम है। जब एक लड़का जिसके पिताजी नहीं हैं, वो कंप्यूटर साइंस पढ़ के इन्फोसिस में जा रहा है, फिर एमडॉक्स में आ रहा है और आज वो एक इतने अच्छे पैकेज पर है, तो ये सशक्तिकरण का माध्यम है। और जब मैं अभिनंदन को देखता हूँ, आप देख रहे हैं इसको, कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल हमारा एक टिपिकल बिहारी लड़का, बिहारी नौजवान है। और अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हमको ये मानना होगा, ठीक है। जब हम ये मान के प्रयास करते हैं कि हमसे काम होगा, तब हमसे काम होता है। और जब हम ये सोचते हैं कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो फिर हमसे नहीं हो पाता है।
टेक्नोलॉजी को आपका एक लिमिटेशन यानी कि कमजोरी नहीं बनने देना। अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज, इसको अपनी कमजोरी मत बनने देना। टेक्नोलॉजी तुम्हारी ताकत होनी चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन ये तुम्हारी ताकत होनी चाहिए। मैथमेटिकल स्किल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी ये तुम्हारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारी ताकत होनी चाहिए। देखो, पापा का नाम मुकेश अंबानी है, तुम्हारे पापा का नाम मुकेश अंबानी नहीं है। तो जब पापा का नाम मुकेश अंबानी नहीं है तो तुमको अपने दम पे कुछ करना है। जो करना है अपने दम पे करना है। अब कैसे करोगे? कुश्ती अखाड़ा जाकर के शरीर बना के अपने दम पे कुछ करोगे कि ये जो मैं तुमको बता रहा हूं कि तकनीक को सीख करके या गणित को सीख करके या अंग्रेजी को प्रैक्टिस करके इसके दम पर? तुम मुझे एक छात्र बताओ जिसकी इंग्लिश अच्छी हो और उसको जॉब ना मिला हो। गिव मी वन स्टूडेंट हु कैन स्पीक गुड इंग्लिश, हु कैन स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश एंड ही डजंट हैव अ जॉब। गिव मी वन स्टूडेंट जो कि अच्छी इंग्लिश बोल सकता हो, अच्छी इंग्लिश समझता हो और उसको जॉब नहीं मिला हो। ऐसा आप बता पाओगे? मैं पूछ रहा हूं, कभी किसी को देखा जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो और जॉब नहीं मिल रहा हो? ऐसा नहीं है। आज अंग्रेजी विश्व से जुड़ने वाली भाषा है और इस भाषा पे भारत के लोगों का कमांड है, पकड़ है, लेकिन हमारे यहां अभी भी इसकी कमी है। अगर हम इस कमी को दूर करते हैं तो ये हमारे लिए ताकत का काम करती है। चाहे कोई भी भाषा हो, मैं अंग्रेजी के बजाय अगर आपके बीच फ्रेंच कहूं, आपके बीच रशियन कहूं, चाइनीज लैंग्वेज कहूं, मैंडेरिन लैंग्वेज कहूं, और ज़्यादा अंग्रेजी से ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगा अगर आपको जापानीज आती है, अगर आपको मैंडेरिन आती है, अगर आपको फ्रेंच आता है, अगर आपको जर्मन आता है। लैंग्वेज इज ए बिग टूल। कोई भी भाषा, फॉर दैट मैटर, कोई भी आपको भाषा आती है, इवन फॉर दैट मैटर अगर भारतीय भाषा हमारी हिंदी भी अगर हमें अच्छे से आती है तो इसका भी हमें लाभ मिलता है। मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, मैं कभी अंग्रेजी में बात करता हूं, अधिकांश आपसे मैं हिंदी में बात करता हूं। अगर आप हिंदी में अपनी बात को सही से रखना जानते हैं, क्या आप बेरोजगार रहेंगे? अगर आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना जानते हैं, क्या आप बेरोजगार रहेंगे? और कितने छात्र ऐसे हैं जिनके अंदर मंच पे चढ़ करके या किसी मीटिंग में जाकर के सही तरीके से अपनी बात को रखने की क्षमता है? तो संवाद कौशल, संप्रेषण कला, कम्युनिकेशन स्किल ये एक बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, ऐसा भी होता था क्या कि जब सुबह आप उठ करके स्कूल जाते थे या स्कूल जाने के लिए आपको आपकी मम्मी तैयार करती थी तो आप उत्साह के साथ बोलते थे कि जल्दी जाना है स्कूल, नॉलेज मिलेगा आज? नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपके किताब में टीचर ने कहा हो कि लास्ट का 4 चैप्टर जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा, सिलेबस के बाहर है? आपने उस 4 चैप्टर को पढ़ा? नहीं पढ़ा। अधिकांश नहीं पढ़ते। आपके स्कूल भी यहाँ पे, आपका स्कूल हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश मीडियम स्कूल है सरकार। इंग्लिश मीडियम स्कूल के सब बच्चे इंग्लिश बोलते होंगे? नो सर, इंग्लिश मीडियम वाले भी नहीं बोलते हैं सर। हम लोग का छोड़िए सर, इंग्लिश मीडियम वाले भी नहीं बोलते। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं फिर भी आपका जो नॉलेज जो हो, जैसे मैंने बताया ना, आपने नॉलेज की पढ़ाई की बात करी, तो वो 4 चैप्टर लास्ट का आप नहीं पढ़ रहे, यानी आप नॉलेज के लिए पढ़ाई, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम पास करने के लिए। आपका पढ़ाई का उद्देश्य जो है वो नॉलेज है कहां? आपका पढ़ाई का उद्देश्य है एग्जाम पास करना, नॉलेज नहीं है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी एग्जाम पास करने के लिए इंग्लिश में बोलना जरूरी है? नहीं। एग्जाम में क्या करना है? उसको लिखना है। अब लिखने के लिए चाहे वो रट के लिखे, चाहे चोरी करके लिखे, चाहे जैसे लिखे, बस लिखना है। तो आपको ऐसे छात्र मिलेंगे जो बोलेंगे सर आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैं उतने अच्छे से, मैं जितने अच्छे से लिख सकता हूं उतने अच्छे से। तो क्यों लिख सकता है? वो इसलिए लिख सकता है क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए उसको क्या करना था? लिखना था, बोलना नहीं था। तो ये पूरी व्यवस्था जो है ये एग्जाम ओरिएंटेड बन गई है। और जब ये छात्र जो एग्जाम ओरिएंटेड बन गया और उसको बनाया उसके माँ बाप ने, उसके टीचर्स ने, बच्चा कोई एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है, हमारा सिस्टम उसको एग्जाम ओरिएंटेड बनाता है। घर आए नहीं कि कितना नंबर आया, कितना नंबर आया, इसको उतना आया, इसको उतना आया। अगर तुमको नंबर कम आया तो तुम्हारे बारे में छवि बना ली जाएगी कि तुम पढ़ने वाले नहीं हो, छवि बना ली जाएगी कि तुमसे कभी भी जीवन में कुछ होगा नहीं। जबकि हिस्टोरिकली ऐसा एविडेंस नहीं है
कि जिनका नंबर कम आया वो विफल हो गए और जिनका नंबर अधिक आया वो सफल हो गए। इसका को रिलेशन एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि जिसका नंबर कम आया उसके जिस चीज का एग्जाम हुआ उस चीज में उसकी रुचि नहीं थी, जिस चीज में रुचि थी उसका एग्जाम ही नहीं था। लेकिन दुनिया में हर गुण की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर कोई गुण है तो उसके कारण आपको जीवन में सफलता मिल सकती है। हो सकता है उसका एग्जाम नहीं होता। तो हमें देखना है कि हमारे अंदर गुण क्या है। तो मैं बात कर रहा था कि जब आप पढ़ते हैं तो पहली चीज जिस पे आपका फोकस होता है वो होता है एग्जाम, मार्क्स, क्योंकि आपको चाहिए सर्टिफिकेट। जब आप कॉलेज में आते हैं तो आपको चाहिए डिग्री। और बिहार के कॉलेज में मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं कहूं कि 80%, 85%, यहां तक कि मैं ये भी कह सकता हूं 90% छात्र सिर्फ और सिर्फ किस लिए जाते हैं? क्या लेने के लिए? डिग्री लेने के लिए। मुझे ऐसे छात्र भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि कॉलेज साल में 2 बार जाते हैं, एक बार फॉर्म भरने के लिए, एक बार एडमिट कार्ड लेने के लिए। कितना खुश हो गए आप लोग? साल में कॉलेज 2 बार जाना है, एक बार फॉर्म भरने, एक बार एडमिट कार्ड लेने। ऐसे बनेगा विकसित बिहार। ऐसे नॉलेज बेस इकोनॉमी में हम अपना हिस्सा लेंगे। हमें अगर नॉलेज बेस इकोनॉमी में अपना हिस्सा लेना है, अपने आप को आगे लेके जाना है, तो साल में 2 बार कॉलेज जाने से हम आगे बढ़ जाएंगे। और कौन सी डिग्री मिल जाएगी कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज मैंने आईटी की बात करी, कंप्यूटर साइंस की बात करी, मैंने नाम लिया इन्फोसिस का, जहां अभिनंदन यादव को जॉब मिला था। इन्फोसिस कंपनी की शुरुआत नारायण मूर्ति ने करी और उनका निवेश था 12,000 रुपए। 12,000 रुपए का निवेश करके आज उनकी कंपनी जो है वो 6.5 लाख करोड़ की है। आप नहीं समझ पा रहे हो। इन्फोसिस कंपनी का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी पूंजी बाजार में उसकी जो कुल कीमत लगाई जाती है, उसके शेयर की कुल कीमत को जब आप जोड़ते हैं तो वो आता है 6.5 लाख करोड़ रुपए इन्फोसिस कंपनी का। ठीक है, अगर नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस नहीं बनाई होती, जो कि एक सॉफ्टवेयर के मतलब वो छात्र कहिए, उसके बाद उसमें जॉब कर रहे थे आईटी सेक्टर में, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई। उनके साथ उनके कुछ मित्र भी आए, 6 मित्र आए थे, और आज उस कंपनी में 2.5 लाख लोगों को जॉब मिला है। 2.5 लाख भारतीय युवा उस कंपनी में जॉब करते हैं। तो आप बताइए, बिहार का नौजवान अगर इन्फोसिस में जॉब करता है तो बिहार आगे बढ़ता है। वो दिन क्या होगा जिस दिन बिहार का नौजवान खुद इन्फोसिस बना देगा, तब बिहार कितना आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए तो जरूरी है ना कि हम डिग्री आधारित शिक्षा से ज्ञान आधारित शिक्षा में जाएं, नॉलेज बेस इकोनॉमी में जाएं। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? नारायण मूर्ति भी भारतीय है ना, भारत के ही बेटे हैं। तो जो चीज नारायण मूर्ति सोचते हैं, हमें जरूरत है हमारे नौजवान भी उसी तरह से सोचें। और ये संभव है, काम हो रहा है, शुरुआत हो रही है। जितना आगे बढ़ो, हो सकता है तुम नारायण मूर्ति नहीं बनो, नारायण मूर्ति का सोच के चलो, लेकिन तुम अगर 1000 लोग को भी जॉब दे रहे हो, 2.5 लाख को नहीं दे रहे हो, तो क्या छोटी बात होगी? तुम अगर 100 लोग को भी जॉब दे रहे हो तो क्या छोटी बात होगी? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सोच होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि आपको क्या चाहिए? सिर्फ डिग्री चाहिए कि नॉलेज भी चाहिए? नॉलेज चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। और ज्ञान को हम सिलेबस के दायरे में सीमित नहीं कर सकते हैं कि बस ये ज्ञान चाहिए, इतना सिलेबस है, इसके अंदर का ज्ञान चाहिए, इसके बाहर वाला ज्ञान नहीं चाहिए। ये हम लोग करते हैं। शिक्षक यहां बैठे हैं, ये हमसे भी गलती होती है। ये नहीं आएगा एग्जाम में, ये छोड़ दो, ये सिलेबस में तुम्हारे नहीं है, छोड़ दो। सिलेबस अच्छा, वो भी बिहार जैसे राज्य में जहां 20-20 साल, 25-25 साल सिलेबस नहीं बदलता है। मैं तुम लोगों से सच बात बोल देता हूं, 1996 का सिलेबस मगध विश्वविद्यालय में बना था, बीसीए का कोर्स। मगध से बढ़ के बन गया पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। सिलेबस आज भी वही है, 1996 का बीसीए का कोर्स है। आप 1996 में कितने साल के थे? जीरो में मत बोलो बेटा, माइनस में कहो, तुम्हारी अच्छी खासी उम्र है। तो नॉलेज, और नॉलेज कौन सा? आज वाला। और मैं तो कहूंगा, मेरे मित्र पुदार सर ने कहा कि आज वाला भी नहीं, कल वाला। क्योंकि आप आज पास आउट नहीं हो रहे हैं, आप 2027 में पास आउट होंगे। आपकी तैयारी आने वाले 10 सालों के लिए होनी चाहिए। 2037 की तैयारी करनी होगी आपको। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, and those who have already qualified 12th examination,
you have qualified English exam also. And if you have qualified English exam, it is understood, it is implied that you have got knowledge of English language. That is how you have qualified the examination. Because you have got scored good marks in English, it means that you have got knowledge of English. Yes or no? In fact, I won't be wrong if I say that you have studied English grammar more than Hindi व्याकरण. Yes or no? आपने अंग्रेजी ग्रामर ज्यादा पढ़ा है और हिंदी व्याकरण कम पढ़ा है. सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? है ना? सिंपल आंसर है. बताइए. प्रैक्टिस नहीं है. यानी कि आपको एग्जाम पास करने के लिए नॉलेज तो चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं चाहिए. अभी कंप्यूटर अकाउंटिंग है. अकाउंटिंग का एग्जाम पास करने के लिए क्या चाहिए? अकाउंटिंग का नॉलेज. लेकिन अकाउंटिंग के सेक्टर में जॉब करने के लिए क्या चाहिए? अकाउंटिंग की क्षमता, स्किल. कंप्यूटर के सेक्टर में जॉब करने के लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर का नॉलेज कि कंप्यूटर का स्किल? कंप्यूटर का स्किल, कंप्यूटर की क्षमता. और दोनों दो चीजें हैं. इंग्लिश का नॉलेज अलग है, इंग्लिश का स्किल अलग है. आपको क्या चाहिए? दोनों चाहिए. और पहले नॉलेज आएगा, फिर नॉलेज को आप कन्वर्ट करेंगे स्किल में. लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है नॉलेज स्किल में? ज्यादा जरूरी स्किल है. अगर आप बैट्समैन हैं, बैटिंग कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल आपको है, चौका छक्का मारना आता है, अब उसमें बैकफुट फ्रंट फुट, उसका जो बॉडी लाइन और उसका जो टेक्निकल नॉलेज है वो कम है, लेकिन शॉट मारना आता है, तो इसका मतलब कि आप खराब बैट्समैन हैं. आप बता नहीं सकते कि आपका इसमें जो आगे से फ्रंट फुट पे खेलना था, कैसे खेलना था, बस आप खेल रहे हैं. स्किल है, मारना आता है, ठीक है, आपको भी टीम में स्थान मिल सकता है. यानी कि अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम बनाना जान रहे हैं, हो सकता है उसके बारे में अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको काम आ गया है, उसका महत्व ज्यादा है ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेते हैं, नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट. आपको क्या चाहिए? सिर्फ नॉलेज कि नॉलेज को स्किल में भी कन्वर्ट करना होगा? तो तीन चीजें यहां पर हुई. पहला हुआ डिग्री. आपको क्या चाहिए? डिग्री, सिर्फ नॉलेज. और सिर्फ नॉलेज, ये तीनों चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? ये डिसाइड आज कर लो कि अब जब भी पढ़ाई करना है और जब भी क्या करना ही करना है, तो हमको तीनों चाहिए. हमको डिग्री भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए और स्किल भी चाहिए. तब जाकर के मेरा काम पूरा होगा. ये डिसाइड कर लो, ये कसम खा लो. ये बिहार जो है, मैं आईटी सेक्टर की बात कर रहा था, तो बिहार को मैं देखता हूं कि आईटी सेक्टर में कई बार पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बाहर भेजते हैं, बैंगलोर पढ़ने के लिए, पुणे पढ़ने के लिए. तो वो इसलिए भेजते हैं कि वहाँ आईटी सेक्टर है और इसलिए वहाँ भेजते हैं. और चूंकि वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए आईटी सेक्टर की कंपनियां वहाँ पर अपना ऑफिस खोलती है. जब बिहार कंपनियों को आना होता है तो बोलते हैं यहाँ तो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, हमको तो बैंगलोर में खोलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ लोग पढ़ रहे हैं. तो पहले कंपनी आएगी कि पहले बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करेंगे? कंपनी पहले कभी नहीं आएगी. बैंगलोर में पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई आई, सॉफ्टवेयर की कंपनियां वहां पर बाद में आई. आप समझ रहे मेरी बात को? तो बिहार में जब तकनीकी रूप से दक्ष नौजवान मिलेंगे, तो बिहार में आईटी सेक्टर में अलग अलग कंपनियां, डेवलपमेंट सेंटर भी अपना शुरू करेंगी और ये राज्य के विकास का रास्ता यहीं से खुलेगा. ये हमने हमारे बच्चों को अपने खुदार से बता रहे थे कि जो ग्रुप प्लेसमेंट होता है, आप इस तस्वीर में बच्चों को देख रहे होंगे जिनको विप्रो में, टीसीएस में, कॉग्निजेंट में जॉब मिला. ये पिछले वर्ष की तस्वीर है. तो ये ग्रुप फोटोग्राफ इस तरह का, मतलब 10 बच्चों की तस्वीर भी प्लेसमेंट पाई भी कोई कॉलेज शायद दिखा नहीं पा रहा, शायद क्या, मैं तो नहीं देख पाता हूँ. 10-15 बच्चों की तस्वीर भी लोग दिखा नहीं पाते हैं. और यहाँ आपको सैकड़ों की संख्या में छात्र जो हैं जिनको प्लेसमेंट मिला है वो दिखाई पड़ रहा है. ये दूसरी तस्वीर है. इसमें आईसीआईसीआई बैंक में, फ्लिपकार्ट में, उत्कर्ष में, ये जो अलग अलग कंपनियों का पीछे लोगो लगा हुआ है, इनमें बच्चों को जॉब मिला है. तो ये एक तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं. ये पूरे के पूरे बच्चे जो हैं इनको आईसीआईसीआई बैंक में जॉब लगा था. ये वो कंपनियां हैं जहां हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं. मैं बात कर रहा था निशी प्रकाश की, जो रैक्सपेस में जॉब कर रही है. पटना सिटी में, पटना में के बगल में है पटना सिटी, और पटना सिटी में है माल सलामी. माल सलामी में ये बच्ची है निशी प्रकाश, और इसको अभी 1 करोड़, लगभग 1.25 करोड़ का पैकेज अब मिल रहा है. ये थोड़ी पुराना प्रेजेंटेशन में आपको दिखा रहा हूँ. ये लंदन में बच्ची रह रही है. इसका हस्बैंड है राहुल, दोनों की तस्वीर साथ में ही है. ये भी मेरा छात्र है, इसे भी रैक्सपेस में ही है ये भी. और ये दोनों बच्चे विप्रो में जॉब कर रहे थे. समीक्षा ये यूएस में है, टेक्सास में. सूरज प्रकाश सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में. चंद्र प्रकाश ये दुबई में है.
अभी चंद्रप्रकाश जो है, इसने अपनी कंपनी के लिए सिमेज में इंटरव्यू किया और सिमेज के लगभग 8 छात्रों को अभी इसकी कंपनी में जॉब मिला इसके माध्यम से। तो जो हमारे बच्चे हैं वो अपने कॉलेज को असली गुरु दक्षिणा ये देते हैं, जब वो कंपनी में अच्छे पोस्ट पर चल जाते हैं तो वो अपने कंपनी के ही एचआर को बोलते हैं कि हमारे पटना में जाइए, इंडिया में हमारे कॉलेज से हायर करिए। तो ये चंद्रप्रकाश के कंपनी ने अभी हमारे कॉलेज में हायरिंग की। मैं कंपनी का नाम, ये इसकी पुरानी कंपनी का नाम यहाँ लिखा हुआ है एसेंचर, अब ये अमेरिकाना फूड्स में जॉब कर रहा है। ये बुद्ध की भूमि है, यहाँ पर लोग ध्यान के साथ चीजों को समझते हैं, गहन अध्ययन चिंतन मनन कर सकते हैं। हमारा नौजवान जो है बेचैन हो रहा है। बेचैन हो रहा है माने उसका जो अटेंशन स्पैन है, किसी चीज को ध्यान देने की जो उसकी क्षमता है वो खत्म हो रही है। क्यों? वो बन रहा है टिकटॉक युवा। टिकटॉक युवा जो है वो जीवन भर टिकटॉक करता रहेगा, कुछ और नहीं कर पाएगा। अब टिकटॉक को विदा कर दिया गया तो बोला है वो रील आ गया, शॉर्ट आ गया, टकाटक आ गया। हाँ, तो तुम लोग यही बन के रह जाओगे। और फिर उस पर देख क्या रहा है, लड़का जिसका मूंछ बड़ा है वो साड़ी ब्लाउज पहन करके रील बना रहा है और उसको लोग बार बार देख रहे हैं। एक कोई नाली में गिर गया, उसका नाली में गिरने का वो रील बना रहा है, उसका नाम हो गया सुपरस्टार। तो जब जिस पीढ़ी के लिए नाली में गिरने वाला सुपरस्टार बन जाएगा, उस पीढ़ी को तो भगवान भी क्या कर पाएंगे। ये सोचो कि आपके सुपरस्टार कौन है। आप कलाम को सुन रहे हो कि उस नाली में गिरने वाले का रील देख रहे हो। वो साड़ी ब्लाउज पहन करके जो आपका समय बर्बाद कर रहा है, उसके साथ अपना कीमती समय आप उसको दे रहे हो। किसी शिक्षक का वीडियो देख रहे हो या टिकटॉक इंस्टाग्राम पर आप अपना कीमती समय, क्योंकि उससे ज्यादा कीमती आपके पास कुछ है नहीं। अगेन, आपके पिताजी का नाम मुकेश अंबानी नहीं है, तो आपके पास सबसे कीमती क्या है? समय, टाइम इज योर बिगेस्ट रिसोर्स। और उस समय का निवेश अगर आप गलत जगह कर रहे हो तो फिर आप कैसे कुछ अपने जीवन में हासिल कर पाओगे। ये बच्चा सिमेज का है, छात्र। नीचे आओ, इसके देखो ये वीडियो दिखाना। स्वामी अनिल सरस्वती इन सिंगापुर, बड़ा कर दो। ये उसके पापा जो मैंने बताया ना, होम गार्ड के पटना में। देखा, देख रहे हो बेटा, देख रोको। अपने पापा को इस तरह का शर्ट पहना के बोट पे बैठा के सिंगापुर में अगर बोटिंग करा दिए, सोचो पापा मन ही मन कितना खुश हो रहे होंगे, जैसा नो है ना। तो अब तुमने तो सोचा भी नहीं कि ऐसा करना है। मैं बोल रहा हूं कि ऐसा भी सोचो, ऐसा भी हो। और कोई बड़े घर का लड़का ये नहीं है ना। बहुत साधारण परिवार से उठ के आया, लेकिन अपनी पढ़ाई के बल पर जीवन में कुछ हासिल किया। वीडियो चला देना फिर। एक बार बैक करो। ये सिमेज का पेज है, खोलो इसको, यहां पर फोटो खोलो ये वाला। ये देखो, ये अनिल सरस्वती जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि सिंगापुर में अपने पापा मम्मी को घुमाने ले गया, यही बालक दिख रहा है। और ये सिमेज में सरोद वादन सरस्वती पूजा के अवसर पे कर रहा है। यानी कि बालक जो है शुरू से ही कला के प्रति, संस्कृति के प्रति, है ना। तो ये इस तरीके से बच्चे जो हैं संस्थान में ग्रो करते हैं। हाँ, आपको अपनी अवधारणा विकसित करनी होगी, अपना संकल्प शक्ति मजबूत बनाना होगा। मैं अब इन सब बच्चों की कहानी नहीं सुना पाऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। हर बच्चे की कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट ये बालक मुझे बहुत प्रिय है।
और इसके पिताजी मंदिर के पुजारी, पटना सिटी में तिलेश्वर नाथ मंदिर, जिसके बारे में किंवदंती है कि हर साल एक तिल महादेव का बढ़ जाता है और शिवलिंग थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ऐसा आस्था है। तो उस मंदिर के पुजारी का ये बच्चा और बहुत गरीब परिवार से इसकी साथ कुछ पारिवारिक दुर्घटना होती है, पढ़ाई छोड़ने आता है। मैं इसको कसम देता हूँ कि पढ़ाई तुमको करनी होगी, इसका मैंने फीस माफ़ कर दिया। इस बच्चे को आज, मतलब उस वक्त जब पढ़ाई पूरा हुआ, उसको जॉब लगा कॉलेज में विप्रो से, आज ये एसेंचर कंपनी में है, 24 लाख से ऊपर का पैकेज कमा रहा है, मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया, परिवार के लिए घर बना दिया। तो ऐसे ऐसे मतलब छोटे से मंदिर पटना सिटी में, बहुत छोटा मंदिर, और आज ये मतलब जो पढ़ाई छोड़ने आया था, जो बदला लेने के लिए निकलने आया था कि मेरे परिवार के संग ऐसा हुआ है, हम मार देंगे लेकिन अब छोड़ेंगे नहीं उसको, हम पढ़ाई छोड़ने आए हैं, आज वो लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन करके अपने पूरे घर परिवार का व्यवस्था बदल दिया। तो कहानियां हर बच्चे के साथ है, मैं जिसकी कहानी सुनाऊंगा सबकी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन इन सब में तुम अपने आप को देख सकते हो कि जैसे ये बालक है, जैसे ये बच्चे हैं, वैसे ही कहानी तुम्हारी भी होगी। और मैंने कहा कि तुम इन्फोसिस नहीं बना पाओगे, हो सकता है, लेकिन अगर सोच करके आगे बढ़ोगे तो कुछ ना कुछ बना जाओगे। शिवहर का ये बालक है और धीरू नाम है, धीरेंद्र। और ये धीरेंद्र की कहानी ये है कि जितेंद्र कुमार आता था बाइक से, क्योंकि जहाँ ये धीरेंद्र रहता था वहीं पर हमारे लैब के, तो धीरेंद्र इनके साथ बाइक से आता था और इनको चूंकि शाम में 8 बजे जाना होता था, लैब में बैठ करके प्रैक्टिस करता रहता था इन्हीं के साथ घर में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका भाड़ा 5-10 रुपए का, 20 रुपए का भाड़ा बच जाता था। जो बालक, यही धीरेंद्र, इसके साथ 5 रुपए का भाड़ा बचाने के लिए दोपहर 2 बजे क्लास खत्म होती थी और रात को 8 बजे तक रुकता था कि भाड़ा बचेगा मेरा और लैब में कुछ सीख जाएंगे, आज वो बालक 5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स पे किया है। बिहार का लड़का 5 करोड़ का इनकम टैक्स पे किया है। आप समझ रहे हैं? ऐसे बढ़ता है देश। और इसकी कंपनी में आज 50 से ऊपर एम्प्लॉइज हैं, 50 लोगों को ये जॉब दे रहा है। और मेरे को फोन करता है, सर कि हमको कुछ लड़का चाहिए, सीमेंट से मिल जाएगा। हम बोले इससे अच्छा गर्व का बात क्या है कि मेरा स्टूडेंट अपनी ही कंपनी के लिए अपने कॉलेज से आकर के बच्चों को जॉब देगा। तो ये धीरेंद्र की कहानी है। ये मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तक मैंने बताया जो लोग जॉब पाए, ये मैं बता रहा हूं जो अपना खुद का इंडस्ट्री, अपना खुद का रोजगार, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किए। ये बिहार को सिर्फ और सिर्फ जॉब से काम नहीं होगा, जो लोग अपना स्टार्टअप करेंगे उनकी भी जरूरत है। तो ये धीरेंद्र शिवहर का जो है, इसने अपनी कंपनी शुरू करी, इसको HCL में जॉब भी मिला था, HCL से जॉब किया, सीखा, फिर बोला हम अपना करेंगे। आज हॉल में लड़कों से लड़कियों की तादाद कम नहीं है, उत्साह कम नहीं है। तो ये लड़कियां जो है इनको ताकत दी नीतीश कुमार ने, दी कि नहीं दी? 50,000 रुपया बेटी को मिलेगा जब वो ग्रेजुएशन करेगी, शायद 25,000 ऐसा कुछ देते हैं, 50,000 देते हैं ना ग्रेजुएशन के वक्त, और उसके पहले भी कुछ देते हैं, 20 देते हैं, 25 देते हैं, हमको नहीं पता। अब तुम लोग मत शिकायत करो, ठीक है? तुम्हारे को तो पापा वैसे भी पढ़ाते हैं, इन लोग को बोलते हैं होम साइंस पढ़ो, तुमको बोलते हैं कंप्यूटर साइंस पढ़ो। ये बदलना पड़ेगा। लड़कों को ये आवाज उठानी होगी कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ूंगा और मेरी बहन भी कंप्यूटर साइंस पढ़ेगी। काहे वो होम साइंस पढ़ेगी? उसको भगवान बुद्धि कम दिया है, दिमाग तौल के कम दिया है, तुमको ज्यादा दिया है? नहीं, लड़कियों को पढ़ाओ, बहुत जरूरी है। और जब लड़कियां पढ़ेगी तो राज्य तरक्की करेगा, तुम्हारा परिवार तरक्की करेगा। और तुमको अपनी बहन को ज्यादा दहेज देने में सुख होगा कि ज्यादा पढ़ाने में सुख होगा? अगर ज्यादा पढ़ाओगे तो जीजा अच्छे मिलेंगे, पढ़ा लिखा मिलेगा। कम पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा पति मिलेगा और पैसा भी मांगेगा ज्यादा। और लड़की अगर 50,000 रुपये वेतन कमा रही है तो लड़का चाहिए जो कि 70,000 कमा रहा हो, 80,000 कमा रहा हो, 1 लाख कमा रहा हो। ये सुनो, 50,000 रुपये सैलरी कमाने वाली लड़की 30,000 रुपये कमाने वाले लड़के से शादी, देखो पहले वो बोली ये है एम्पावरमेंट, समझ रहे हो? इस एम्पावरमेंट की जरूरत है तुमको। तुम लोग समझो इस बात को, ये सोचो कि तुमको अपने माता पिता का दुख दर्द दूर करना है। तुम जब अच्छा करोगी, रोजगार कमाओगी, तुमको तुम्हारे घर में ऐसे लोग आएंगे कि मेरा बेटा जो है ना वो 70,000 कमाता है, आपकी बेटी भी कमाती है, दोनों बेंगलोर में जॉब करते हैं, रिश्ता तय कर दीजिए, दोनों खुश रहेगा। क्योंकि बेंगलोर में अकेले जॉब करने से काम नहीं चलता है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीज तुम लोग को तैयार करना पड़ेगा और लड़कों को इसमें भूमिका निभानी पड़ेगी।
ये नहीं कि सारा पैसा अपने खर्चा करा लो और बहन को बोलो होम साइंस पढ़ाइए। होम साइंस अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन कंप्यूटर साइंस ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ को दिमाग में रखना होगा। देखिए, रुक जाइए, धीरे 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 धीरे, इतना तेज नहीं, और ऊपर देखिए। अभी ये यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, किस चीज़ का एग्जाम हो रहा है? ये यहाँ पर कैट मैट की कोचिंग, जो बीबीए के स्टूडेंट हैं उनको जब हम कोचिंग कराते हैं कॉलेज में ही, और फिर उनका टेस्ट लेते हैं ऑनलाइन, ये बच्चे कॉलेज में ही मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहीं पे पता चल जाता है कि जब ये कैट का एग्जाम देंगे इनका परसेंटाइल क्या होगा, इनका परसेंटेज क्या होगा, इनका वर्बल एबिलिटी में कहाँ पे दिक्कत है, इनका क्वांट्स में कहाँ पर दिक्कत है, ठीक है, डीआई में कहाँ पे दिक्कत है, डेटा इंटरप्रिटेशन में कहाँ पे दिक्कत है। तो कॉलेज में ही हम ले रहे हैं। ये देखनी चाहिए। ये अगर वीडियो देखिएगा तो इस वीडियो में आपको मैं दिखाई पड़ूंगा और मैं टीचर जो हमारे यहाँ के हैं उनसे मिल रहा हूँ। सर 1 to 1 हर महीना मिलना पड़ेगा और बताते हैं शिक्षक कि पूरे महीना क्या किया, और वो मुझे भेजते हैं प्रमाण उसका, और मैं उसको देख करके उस टीचर्स को मैं कोशिश करता हूँ कुछ रिवॉर्ड बांटने का। और सिर्फ रिवॉर्ड नहीं, डिस्कशन होता है कि अगले महीना क्या करना है। तो हर महीने हर शिक्षक से 70 शिक्षकों से मैं मंथली मुलाकात करता हूं, तब जाकर के एक सिविल्स के क्लासरूम में उस अवधारणा को मैं इंप्लीमेंट कर पाता हूं, जिस सोच को मैं सिविल्स में लागू करना चाहता हूं। और ये 1 to 1 मीटिंग के माध्यम से संभव हो पाता है। और उस मीटिंग का वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल देता हूं, फेसबुक पर डाल देता हूं, ताकि हमारे छात्र भी देख सकें कि सिविल्स में अभी क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, टीचर और डायरेक्टर के बीच में क्या बातचीत हो रही है, ये मैं डाल देता हूँ। डेली आपको वीडियोस दिखेंगे इसके। अभी मैंने आपको कहा ना कि हर क्लासरूम में टीवी लगी हुई है, वहीं पे मुझे याद आया और मैंने कहा कि फेसबुक खोलिए। क्यों? क्योंकि इस टेलीविजन जो हमने क्लासरूम में लगाए, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे छात्र। डेली का आपको कम से कम 20 वीडियो पर डे का कितना? 20 वीडियो पर डे बच्चे डाल रहे हैं कॉलेज में, क्लासरूम में बना करके, और वो इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए ताकत बन गया, बच्चों के लिए ये शिक्षा को अपने मतलब प्रेजेंट करने का। और जो बच्चा क्लासरूम में कॉलेज में दिखा रहा है, कल को कंपनी में जाके प्रेजेंट करने में उसको दिक्कत नहीं होगी। सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में आपको वीडियोस मिलेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं और हम क्या पढ़ाते हैं, इसको जानने के लिए आपको मुझे सुनने की जरूरत, ये आपके सामने आप देख रहे हैं, स्क्रॉल करते जाएंगे आपको। ये एसेंचर का एग्जाम का था, ये लाडली बिटिया योजना का है, ये प्ले करना, लाडली बिटिया योजना वाला एक बार प्ले करना, एक बार इसको प्ले करना। लड़कियों तुम लोग ध्यान से देखो, है तुम्हारा आंसू, तुम्हारे आंसू के बदले में तुमको अब सब सुविधा मिलेगा। ठीक है, ये बच्ची रो रही, तुमको सब सुविधा मिलेगा बेटा। इतना इच्छा शक्ति बच्चा दिखा दे, उसके तुम जान लगा देते। समझ गए बात को? हाँ, रोने लगी बच्ची को पढ़ाइए। ठीक है, बेटा बेटी दोनों को पढ़ाने में ध्यान दीजिए। इंश्योरेंस है जी, समझ रहे हैं? नहीं, बेटों को पढ़ाएंगे। बेटी देखिए बोल रही है कि बेटा को पढ़ाएंगे लेकिन बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। जब हम बच्ची का ये सब चीज देखे, बच्ची रोने लग गई। मैं पटना के बगल में ही मनेर है, और मैं वहां पर मनेर में जब गया था, और छोटा एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में मुझे बुलाया गया। ठीक है, वहां ये बच्ची थी, उससे मेरी बात हुई। बोले कि नहीं पापा, बेटा को तो पढ़ाएंगे, हमको नहीं पढ़ाएंगे, और रोने लग गई। मैंने बोला पापा को बुलाओ, बोले नहीं आएंगे। बोले बुलाओ, आएंगे। और जब उसके पापा आए, मैंने कहा बेटी को पढ़ाइए। ठीक है, आपके बेटी जो है वो इंश्योरेंस है, बेटा सफल हो असफल हो, बेटी सफल हो जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। या सुनो, हमारा बेटा सफल हो चाहे बेटी सफल हो, मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा ना। हाँ, खाली बेटा को पढ़ाए, वो असफल निकल गया तो हम परेशान हैं। अरे बेटी भी हमारी सफल हो जाएगी तो मेरा तो काम हो गया, है ना। बहुत ये जरूरी है, लड़कियों का सपना देखना, लड़कियों का काम करना बहुत जरूरी है। और मैंने लड़कियों के लिए एक स्कीम शुरू करी, उसके बाद नाम रखा लाडली बेटी योजना, लाडली बिटिया योजना। और लाडली बिटिया योजना के तहत मैंने क्या कर दिया, फीस को कर दिया आधा। लड़कियों की फीस अब सिमेज में हो चुकी है हाफ, लड़कों की तुलना में आधी फीस पे पढ़ रही है बेटियां, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेटियां कंप्यूटर साइंस पढ़े, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़े। आखिरी बात, सिर्फ एक शर्त है मेरी सिमेज में नामांकन के लिए, जिस भी छात्र को लेना हो, और वो एक शर्त है कि आपके पास होना चाहिए BA। समझ में आ रहा है आपको? नहीं, आपका तो BA अभी नहीं हुआ है, मुझे दूसरा BA चाहिए, B और A ये चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा। मैंने कहा आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मैंने कहा कंप्यूटर टेक्निकल स्किल इंप्रूव करना है, मैंने कहा बिजनेस मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, लेकिन
ये सब कुछ किसको मिलेगा? ये बी और ए जिसके पास होगा उसको मिलेगा। क्या है ये बी और ए? इसको मैं 1 मिनट में समझा देता हूं आपको। एक छोटा सी सिनेरियो, एक दृश्य आपको देता हूं। ऐसा अक्सर होता है, आप लोग इस चीज को, लड़के लोग खास तौर पर समझेंगे, लड़कियां बिना मेहनत के समझ जाएंगी। घर में आप खाना खा रहे हो, ठीक है, याद करो, परिवार के संग बैठ के खाना खा रहे हो, सब लोग साथ बैठ के खाना खा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है खाने में, किसी सब्जी में कहीं पर नमक नहीं डला। ऐसा कभी हुआ? ठीक है, होता है। कभी ऐसा हुआ कि आपको कहा गया जाओ जाके चौके से नमक ले आओ, और ऐसा जब लड़कों को कहा गया तो अक्सर वो बोलते हैं हमको क्या पता नमक कहाँ रखा है, इसको भेजो सिस्टर को, या हमको नहीं पता तुम लेकर के आ जाओ, हमको नहीं पता नमक कहाँ रखा है। तब कई बार मम्मी बोलती है जाओ ना, जाकर के लेकर के आओ, वहीं तो पल्ला खोलोगे, अलमारी में पहला डब्बा रखा हुआ है नमक का, लेकर के आओ, वहीं कॉर्नर में वहाँ रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके नीचे रखा हुआ है, बताती है कहाँ रखा हुआ है। आप बोलते हैं हमको नहीं मिलेगा, बोलती जाओ जाकर लेकर के चुपचाप। आप भारी मन से उठते हैं, जाते हैं चौके में जाकर के खोजते हैं, और फिर वहीं से चिल्लाते हैं कहाँ है नमक? हम तो पहले ही बोले थे कि हमको नहीं मिलेगा। आपको नमक वहां पर नहीं मिला, और जब आपको नहीं मिला, आपकी मम्मी आती है, नमक तुरंत निकालती है, दिखाती है, यहीं तो पड़ा हुआ है जहां बोले थे, दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहीं जहां बोले थे वहीं तो पड़ा हुआ है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सामने रखा हुआ नमक आपको दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? शरीर का राजा है ब्रेन, ठीक है ना, इस शरीर का राजा है दिमाग। दिमाग क्या चाहता है? आप जीतो कि आप हारो? दिमाग चाहता है कि आप जीतो। आपकी जीत किसमें है? नमक के मिलने में कि नहीं मिलने में? नहीं मिलने में, क्योंकि आपने अनाउंस किया है कि मुझे नहीं मिलेगा। अगर आपको मिल गया तो आप हार गए, अगर नहीं मिला तो आप बोलेंगे हम तो देखो पहले ही बोले थे हमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलता यहाँ पर, हमको भेज दी। शरीर, दिमाग, ब्रेन चाहता है कि आप जीतो। नमक के नहीं मिलने में आपकी जीत है। आपने अनाउंस कर दिया कि मुझे नमक नहीं मिलेगा। दुनिया के 85% सांप जहरीले नहीं होते हैं, और बिना जहर वाले सांप के काटने से आदमी मरेगा क्या? मर जाता है, क्योंकि उसको बिलीफ है। बी जो मैं बोल रहा था ना, बी स्टैंड फॉर बिलीफ। उसको बिलीफ है कि अगर सांप मुझे काटा तो मैं मर जाऊंगा। अक्सर लोग सांप काटते ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं, जैसे मर जाते हैं, लेकिन उनको बिलीफ है कि मैं मर जाऊंगा। सांप काटा नहीं कि वो मर जाऊंगा, वो मर जाते हैं। समझ रहे? तो बिलीफ, अगर तुमको बिलीफ है कि तुम अपने जीवन में कुछ कर सकते हो तो तुम कुछ करोगे। तुमको अपने सोच पर अमल लाना होगा, तुमको मेहनत करनी होगी, संकल्प अपना बनाना होगा। और अगर तुमको बिलीफ है कि तुमसे कुछ नहीं होगा तो फिर तुमसे कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये तुमको बिलीफ तो लाना होगा, संकल्प शक्ति लानी होगी तुमको अपने अंदर। संकल्प शक्ति से बड़ी कोई शक्ति दूसरी दुनिया में नहीं है। अगर मदर टेरेसा का तुम नाम सुने हो तो मदर टेरेसा के पास कौन सी शक्ति थी? संकल्प शक्ति। स्वामी विवेकानंद के पास कौन सी शक्ति थी? संकल्प शक्ति। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कौन सी शक्ति है? संकल्प शक्ति। सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा बैट्समैन बना, कौन सी शक्ति थी? संकल्प शक्ति। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आपको ये बिलीफ और आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ये तैयार करना होगा, उससे आपका सब समाधान होगा, सारे रास्ते खुलेंगे। जब संकल्प मजबूत होता है तो पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनके पास 100 रुपए नहीं है, वो काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना देते हैं, BHU। समझ रहे बात को? तो संकल्प था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास BHU विश्वविद्यालय बनाने के लिए वहां पर 1 कट्ठा जमीन नहीं थी, उनके पास 1000 रुपया भी नहीं था, लेकिन इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया ना। क्या था उनके पास? संकल्प शक्ति। तो आपको भी अपने करियर के लिए जो कुछ भी आपका संकल्प है वो आपको मजबूती से लेना होगा। B स्टैंड्स फॉर बिलीफ, भरोसा। समझ रहे बात को? भरोसा करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, अब बोलोगे सर ए क्या है? ए है कि अगर आपको भरोसा है अपने आप पर, जैसे एक कहानी और, मैंने अभी नमक की कहानी सुनाई, एक कहानी और, एक व्यक्ति, ठीक है, वो हमारे मित्र उदार सर की तरह था, और वो भगवान पे विश्वास नहीं करता था, ठीक है, उसे भगवान पे विश्वास नहीं था, नास्तिक था। अब ये व्यक्ति जो है, ये गए पहाड़ पर
ऊंची पहाड़ियों पर घूम रहे थे, देख रहे थे, और पहाड़ के किनारे, जैसे मैं जब से यहाँ खड़ा हूँ ना, आप में से कई सोच रहे कि बस अब गिरेगा तो मजा आएगा, तो वो वैसे ही पहाड़ के किनारे पे खड़े थे। ठीक है, मैं तो बच गया, लेकिन वो गिर गए, और पहाड़ के किनारे से जब ऊपर से गिरे तो नीचे गिरने लगे। नीचे बहुत गहरी घाटी, बहुत गहरी घाटी, लेकिन इनका किस्मत कहो या जो कहो, इनके हाथ में एक पेड़ की डाली आ जाती है, और उस पेड़ की डाली को पकड़ के वो झूल रहे हैं। नीचे गिरेंगे तो मरना तय है, ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब ये बीच पे लटके हुए हैं, भगवान को भी नहीं मानते हैं, बिलीफ, भरोसा उनको भगवान पर भी नहीं था। तो लेकिन क्या करते, ऐसी स्थिति में वहां पर तो कोई अगल बगल आसपास कोई था भी नहीं, तो उन्होंने भगवान को आवाज लगाई कि हे भगवान, अगर तुम हो तो मुझे बचा लो, अगर तुम हमको आज बचा लोगे तो हम तुमको हमेशा मानेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। भगवान को उस व्यक्ति को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? कभी पूजा नहीं किया, मानता भी नहीं था, भगवान को तो नहीं बचाना चाहिए, लेकिन हो सकता है भगवान सोचे कि एक पार्टी बढ़ रहा है तो बढ़ा लो, तो आकाशवाणी होती है कि ठीक है, मैं तुमको बचाऊंगा, मेरी बात मानोगे? बोला हाँ पक्का। मुझ पर भरोसा करोगे? बोला पूरा भरोसा करूंगा। यू विल हैव बिलीफ ऑन मी? बोला आई विल हैव 100% बिलीफ ऑन यू, बचा लो। तो बोला एक काम करो, उस पेड़ की डाली को छोड़ दो। हैं, बेवकूफ समझ लिए क्या? तो मतलब जब भगवान कह रहे हैं तो उस पर भी भरोसा नहीं है, बिलीफ नहीं है, तो लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, खुद पे भरोसा क्या करेंगे? और सबसे बढ़कर बात, लोग वो ए स्टैंड फॉर एक्शन। अगर तुम सोचोगे कि तुम कोई एक्शन ना लो, कोई कदम ना उठाओ, और तुम्हारे जीवन में अपने आप अकस्मात चमत्कार होने लग जाएं, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा होता नहीं है। ये किस्से कहानी की बातें हैं, और उन किस्सों में भी मेहनत वाला पक्ष छुपा दिया जाता है, अकस्मात वाला पक्ष को हाईलाइट कर दिया जाता है। कोई अमिताभ बच्चन अकस्मात सुपरस्टार नहीं बने, और सचिन तेंदुलकर अकस्मात भारत का और विश्व का ग्रेटेस्ट बल्लेबाज, विराट कोहली जो है वो अकस्मात वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर अकस्मात बना है, तकदीर से बना है, अपनी मेहनत से बना है, अपने प्रयासों से बना है। तो आपको एक्शन, ए स्टैंड फॉर एक्शन, एक्शन की कमी है। बच्चे चीजों को समझ जा रहे हैं, मेरी बात तुम तक पहुंच गई, अब अगर तुम उस पर कोई अमल ना करो, तुम कदम ना बढ़ाओ, तो फिर तुमको आगे कौन लेके जाएगा? कोई तुम्हें गोद में लेकर के आगे, कदम किसको आगे बढ़ाना होगा? तुमको आगे बढ़ाना होगा। यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, टेक स्मॉल एक्शंस, टेक डेली एक्शंस। एवरी डे हैज टू बी ए प्लस डे इन योर लाइफ। डे तो वैसे भी माइनस हो जाता है, तो इसलिए बस यही चाहूंगा, बिलीव करो और एक्शन लो, कदम उठाओ, तो रोज थोड़ा सा आगे बढ़ो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जिस भी माध्यम से हो। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज लेके आया हूं कि तुमको कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है, उस दिशा में बढ़ो, बिजनेस मैनेजमेंट अच्छा लगता है, उस दिशा में बढ़ो। करियर हर जगह है, और भी अनेक फील्ड हैं। किसी को फैशन पसंद है, किसी को डिज़ाइन पसंद है, किसी को होटल मैनेजमेंट पसंद है, किसी को मान लो कि मरीजों की सेवा करना पसंद है, वो नर्सिंग के क्षेत्र में जाएंगे, किसी को कोई पैथोलॉजी पसंद है, जांच वांच करना, वो उसमें जाएंगे। तो करियर हर जगह है। कंप्यूटर साइंस एक अच्छा करियर है जिसमें मैं बच्चों को तैयार करता हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट एक अच्छा करियर है जिसमें मैं बच्चों को तैयार करता हूँ। कॉमर्स एक अच्छा करियर है जिसमें मैं बच्चों को तैयार करता हूँ। और मैं आप लोगों का आह्वान करता हूँ कि आप लोग अपने लिए करियर प्लान बनाओ, बिलीव करो, अपने आप पे करो, मुझ पर करो, शिक्षकों पे करो, और तुम एक्शन लो, कदम बढ़ाओ। अगर तुम कदम बढ़ाओगे, सफलता तुमको निश्चित मिलेगी। मैं एक कविता, जो मेरी कविता है, वो सुना करके, मुझे पूरी कविता ठीक से शायद याद भी नहीं है। देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से। जो मैं बात कह रहा था कि जो हमारे बीच जो ये सब हीरो हैं, इन लोगों ने नसीब के बल पे हीरो अपनी मेहनत के बल पे बने। तो देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से, होते नहीं अरमान पूरे, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से।
अपने आप से वादा किया और तोड़ दिया। जिसका कन्विक्शन कमजोर है, जिसकी संकल्प शक्ति कमजोर है, वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। दूसरे को किया वादा तो बहुत बाद में आता है, सबसे पहले अपने से किया वादा निभाते हो कि नहीं निभाते हो। जब सोचते हो कि आज इतना देर पढ़ूंगा, उतना देर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। जब कुछ आज संकल्प लो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है, और फिर उस संकल्प को पूरा करने के लिए चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम बोलो कि हम नहीं हटेंगे। समझ रहे हो ना? होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। करना है चमत्कार, करना है चमत्कार तो चरित्र को सूर्य की तरह चमकाना होगा। करना है चमत्कार तो चरित्र को सूर्य की तरह चमकाना होगा। आती जाती सांसों में उत्साह के प्रवाह को लाना होगा, और परिस्थितियां साथ दे या ना दे, अपने इरादों को, अपने हौसलों को बुलंद बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। मेरे हालात पे हंसने वाले ये ना सोच कि मैं कमजोर हूं। मेरे हालात पे हंसने वाले ये ना सोच कि मैं कमजोर हूं। ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है कभी रात है। ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है कभी रात है। मेरे हालात पे हंसने वाले ये ना सोच कि मैं कमजोर हूं। ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है कभी रात है। अभी सूरज का निकलना बाकी है, इस काली अंधेरी रात के पीछे। जो तुम्हारे जीवन में अभी तुमको दिखता है कि अंधकार है, तुम्हारे जीवन में तुमको दिखता है कि आशा की किरण नहीं है, क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है, कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे कुछ उम्मीद नहीं है, तो कहता हूं कि इस काली अंधेरी रात के पीछे उजाले की किरण मुझे दिखाई देती है, जो धीरे से मुस्कुरा के मेरे कानों में कहती है कि हिम्मत ना हार, कि हिम्मत ना हार, मैं आती हूं, बस थोड़ा तुझे आजमाती हूं, बस थोड़ा तुझे आजमाती हूं। तुम्हारी किस्मत भी तुमको आजमाती है, तुम्हारी किस्मत भी तुमको आजमाती है। तुम एक बार मौका तो दो अपनी किस्मत को, वो भी तो कुछ करना चाहती है, लेकिन तुम मौका ही नहीं देते हो। समझ रहे हो? किस्मत बोलती है कि तेरा कुछ कर दूं, तुम बोलते हो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, तो किस्मत बोलती है कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। जब तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं किस्मत तेरी, मैं भी तेरा कुछ नहीं कर सकती हूं। समझ रहे हो बात को? तो इस काली अंधेरी रात के पीछे उजाले की किरण मुझे दिखाई देती है, जो धीरे से मुस्कुरा के मेरे कानों में कहती है कि हिम्मत ना हार, मैं आती हूं, बस थोड़ा तुझे आजमाती हूं, बस थोड़ा तुझे आजमाती हूं। और रास्ते कितने भी कठिन हो, रास्ते कितने भी कठिन हो, अपने संकल्प को ना तोड़ना, और तूफान कितने भी आ जाए अपने इरादों को ना छोड़ना। मेरे हालात पे हंसने वाले ये ना सोच कि मैं कमजोर हूं, बस वक्त की बात है, कभी दिन है कभी रात है। मेरी बात अगर कांटों की तरह चुभी हो तो उसे फूल समझ लेना, मेरी भूल को अपनी भूल समझ लेना। फिर वक्त मिलेगा, होगा तुम्हारा और मेरा सामना, तब तक तुम सब बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, लेट्स टुगेदर मेक ए स्ट्रॉन्ग बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय मंदार। गॉड ब्लेस यू ऑल।